तो गाइस स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एवन सर। और मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं यूनिट वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्वेश्चन दूंगा, आंसर मैं ऑलरेडी पहले मैं करा चुका हूं नोट्स वगैरह के माध्यम से। ठीक है, आज हम टेस्ट देखेंगे और आपको क्या काम करना है, एग्ज़ाम से पहले इन टेस्ट को सॉल्व करके आपको जाना है। अगर आप ऐसा करके जाते हैं तो 99% मैं श्योर हूँ कि इनमें से कोई भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। आप बस ध्यान से इन क्वेश्चंस को करके ज़रूर जाना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और स्टडी टिप्स से रिलेटेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट सीड, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ये भी हम लोगों ने आप लोगों के लिए बना रखे हैं। तो जाइए आप प्लेलिस्ट में और वहाँ पर जाकर उन्हें आप देख सकते हैं। ठीक है, बिना टाइम गवाए हम चलते हैं। पहली हमारी यूनिट है पौधों में जनन एवं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अच्छा प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से, मैं बता देता चलूँगा कौन सा आपको याद करना है कौन सा नहीं। पहला है दो निषेचन से तात्पर्य है। दो निषेचन का मतलब होता है एक नर युग्मक का अंडकोशिका से और दूसरे का द्वितीयक केंद्रक के साथ संयोजन करना। तो पहले का जो आएगा आंसर वो आएगा बी। ठीक है, दूसरा है बहुभुड़ता की खोज किसने की, तो बहुभुड़ता की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, ऑप्शन ए। ठीक, बार्सन और क्रिक जो थे इन्होंने डीएनए मॉडल प्रस्तुत किया था। ठीक है ना। अगला है पौधों में निम्न में से कौन सा कायिक प्रजनन के लिए सर्वाधिक अनुकूल माना जाता है, तो वो माना जाता है तना। पॉलीमरेज प्रकार के भ्रूण कोष होते हैं, तो बता दें आपको ये होते हैं 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला है भारत में भ्रूण विज्ञान के जनक जो है वो कौन है, तो वो माने जाते हैं प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी, मतलब ऑप्शन ए। देखो वीडियो में ऑप्शन वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, हर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये क्वेश्चंस वही हैं जो आपके एग्ज़ाम में 4 तारीख को आने वाले हैं, या भविष्य में जब भी आपका बायोलॉजी का एग्ज़ाम होगा तो यही एग्ज़ाम आपके आएंगे। क्योंकि जो भी प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं वो कोई ऐसे ही नहीं डाल दिए गए, बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाए गए हैं। आपको अगर ये वाले क्वेश्चंस आते हैं तो फिर इससे आगे तुम्हें कुछ सोचना है ही नहीं है। जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तो लौट के आगे देख सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपको एग्जामों में मिलेंगे। चलो अब चलते हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खंड खा में चलते हैं। ठीक है, खंड खा में देखते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे तुम्हें स्पष्ट चीजें दिखाई दे सके। आइए, आपको दिखाई दे रहे होंगे लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार भिन्न है, एक ये बताना है। फिर है निम्न शब्दावली को सही विकासी क्रम में व्यवस्थित करो, कि इसमें कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, ये बताना है आपको। ठीक, परिभ्रूण पोष तथा फलवृत्ति में अंतर लिखिए, ये आएगा। यदि कोई वृद्धि कारकों का प्रयोग करते हुए अनिषेक जनन को प्रेरित करता है तो आप अनिषेक जनन के लिए कौन सा फल चुनते हैं और क्यों। तो देखो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, अनिषेक जनन की जगह यहाँ पर अनिषेक फलन आएगा। ठीक है, और जो तुम फल चुनोगे इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा केला, ये भी ध्यान रखना। अगला है भ्रूणपोष का विकास आवर्तबीजी पौधों में किस प्रक्रिया के बाद होता है। तो देखो भ्रूणपोष जो होता है वो तब बनता है जब द्वितीयक निषेचन होता है, या फिर आप बोल सकते हैं डबल फर्टिलाइजेशन होता है ना। डबल फर्टिलाइजेशन में आपने एक संरचना का नाम सुना होगा त्रिसंलयन, जिसमें 2 द्वितीयक केंद्रक एक नर युग्मक के साथ क्या करते हैं, निषेचन करते हैं, उसे त्रिसंलयन कहते हैं। त्रिसंलयन होने के बाद भ्रूणकोष का विकास होता है। ठीक है, ये जो भ्रूणकोष है। आइए अब हम चलते हैं ये खंड गा की तरफ चलते हैं। सभी प्रश्न के उत्तर दीजिए। 2-2 नंबर में जो प्रश्न आएंगे वो इस तरीके के आएंगे। जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है, दो लिंगी पुष्प क्या हैं, किन्हीं 5 के नाम बताओ, असंग जनन क्या है, इसका क्या महत्व होता है, विपुंसन से क्या तात्पर्य है समझाओ, अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन में क्या अंतर है, कायिक जनन से क्या तात्पर्य है। ये जितने भी आपको प्रश्न दे रखे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, आप इन्हें याद करके जरूर जाना एग्जाम में। ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। घा में वो 2-2 नंबर के थे, ये 3-3 नंबर में हैं। जनन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है और क्यों, ये बताना है।
व्याख्या करके बताओ कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन सदैव अंतर संबंधित होते हैं। एक ये बताना है आपको। अगला है अंड जनन प्राणियों की संतानों का उत्तर जीवन सजीव प्रजक प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिम युक्त क्यों होता है, व्याख्या कीजिए। अच्छा प्रश्न है ये भी। अगला है लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच अंतर स्पष्ट करो। इन घटनाओं के दौरान किस प्रकार का कोश का विभाजन संपन्न होता है। इन दोनों घटनाओं के अंत में बनने वाली संरचनाओं के नाम बताओ। अच्छा प्रश्न है ये वाला भी। अगला है दो निषेचन की व्याख्या कीजिए। इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, इसी के अंतर्गत त्रिसंलयन भी रखा गया है, ये भी ध्यान रखना। लास्ट में आप देख पा रहे होंगे इसमें पहला दे रखा है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन का वर्णन करो। ठीक है, तो पहला वाला याद मत करना, मैं खुद बोल रहा हूँ, इसे मत करना। ठीक है, इसको पढ़ के जरूर जाना। एक एंजियोस्पर्मी पुष्प के उन अंगों के नाम बताएं जहां नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है, या पुष्प के विभिन्न अंगों का वर्णन करो। ये वाला पढ़ के जरूर जाना है, ये पेपर में पूछा जाता है। अगला है एक स्पष्ट एवं साफ सुथरे चित्र के द्वारा परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद के 7 कोशिकीय 8 केंद्र की प्रकृति की व्याख्या करें। अच्छे प्रश्न है ये वाले। आवर्तबीजी में नर युग्मकोद्भिद का विकास या नर युग्मकोद्भिद का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो इस तरीके से आप लोगों से प्रश्न पूछे जाएंगे। जो मैंने टेस्ट ये सामने दिया है, ये टेस्ट नहीं है, ये समझ लो आपके एग्जाम का पूरा पेपर है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों का पेपर पूछे जाएंगे। मतलब कि ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, और मतलब इस टाइप का पूरा फ्रेम रहेगा आप लोगों का। तो आपको प्रैक्टिस करके जानी है एक एक प्रश्न। जैसे मान लो ये प्रश्न क्वेश्चंस आप मोबाइल में से देखना और कॉपी अपनी खोल कर बैठना, और फिर इसी प्रश्न को आप आंसरों में प्रश्न के आंसर को सॉल्व करने हैं, और ये चेक करना है कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नहीं आते। अगर नहीं आते तो उन्हें याद करना स्टार्ट कर दो। ठीक है ना। आइए अब चलते हैं दूसरे वाले सेट की तरफ। देखिए दूसरा सेट है हमारा मानव जनन एवं मानव स्वास्थ्य, या जिसको जनन स्वास्थ्य भी हम बोलते हैं। ठीक है, अब हमें क्या काम करना है, इसके क्वेश्चंस करने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इसमें है नहीं है, लेकिन अति लघु है ऑब्जेक्टिव के टाइप में। चलो आइए देखते हैं। मानव उत्पत्ति वाला है, तो मानव में जो उत्पत्ति होती है वो कैसी होती है, तो आप बोलेंगे लैंगिक जनन होता है, मतलब लैंगिक प्रकार की होती है। कैसी होगी, लैंगिक प्रकार की। फिर आपको क्या काम करना है, युग्मनज होता है, युग्मनज को जायगोट बोलते हैं, तो जायगोट होता है 2 गुणित, जिसको द्विगुणित बोलते हैं। द्विगुणित इस तरीके से 2n अवस्था हुआ। ठीक है, अगला है नर और मादा युग्मक होते हैं, तो नर और मादा युग्मक होते हैं अगुणित। अगुणित को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है मानव है, मानव कैसा है, तो बोलेंगे सजीव प्रजक, क्योंकि ये शिशुओं को जन्म देता है। अगला है मानव में निषेचन होता है, आंतरिक या बाह्य, तो आप बोलेंगे आंतरिक होता है, शरीर के अंदर फेलोपियन नलिका में। नर एवं मादा युग्मक मिलना कहलाता है, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं निषेचन। क्या बोलेंगे, निषेचन बोलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। आइए अगला देखते हैं। भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को कहते हैं, तो वो बोलते हैं अपरा। अंडो उत्सर्जन किस हार्मोन से प्रेरित होता है, तो वो बोलेंगे LH हार्मोन से। अगला है पीतपिंड के कार्य बताइए कि पीतपिंड क्या काम करता है। अगला है स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, तो मादा जनन तंत्र का डायग्राम जरूर बना के जाना आप लोग। गर्भनिरोधक गोलियों में कौन सा पदार्थ होता है, तो बता देना प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का मिश्रण होता है। ठीक है, अगला है शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए, तो शुक्राणु का चित्र भी आप बनाकर जाना, प्रैक्टिस कर लेना, वहां बना देखे आप लोगों को बनाना है। ठीक है, शुक्रिय प्रदप के प्रमुख संघटक क्या हैं, ये बताना है। प्रसव क्या है, प्रसव को प्रेरित करने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं, ये बताने हैं। तो इस तरीके से आपके ये 15 आपके अति लघु प्रश्न हैं जो आप आसानी से कर पाएंगे। अब बात करते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न की। पहला है 1 माह में मानव अंडाशय से कितने अंड मोचित होते हैं। यदि माता ने समरूपी जुड़वा बच्चे को जन्म दिया हो तो आप क्या सोचते हैं कि कितने अंड मोचित हुए होंगे। क्या आपका उत्तर बदलेगा यदि जन्मे हुए जुड़वा बच्चे 2 अंड यमस थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको घुमाने की कोशिश ज़्यादा करेगा, तो आप घूमना मत।
आपको पता है महिला 1 महीने में 1 अंड को रिलीज करती है। 2 समरूपी जुड़वा बच्चे बनते हैं तब भी 1 अंड ही रिलीज होगा, ठीक है, वो 2 पूरक खंडों में टूट जाता है बस। और लास्ट में ये पूछा है, क्या आपका उत्तर बदलेगा यदि जन्मे हुए जुड़वा बच्चे 2 अंडज हैं, तो बोलेंगे कि हाँ यहाँ पर 2 अंडे हैं, दोनों अंडों का निषेचन होगा तो ये अलग अलग बच्चे पैदा होंगे, ठीक है। आइए अगला है, शुक्राणु जनन प्रक्रिया के नियमन में शामिल हार्मोन के नाम बताइए। तो बता के चले आना, LH बता देना है, FSH बता देना और GnRH बता देना और एंड्रोजन बता देना, एंड्रोजन, ठीक है। अगला है, वृषण एवं तथा अंडाशय के कार्य लिखो। तो वृषण का काम क्या है, कि वृषण जो होता है वो शुक्राणु का निर्माण करेगा, है, और इसकी सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणु को पोषण प्रदान करेगी। इसकी लीडिंग कोशिकाएं जो होती हैं वो एंड्रोजन हार्मोन निकालती हैं। अंडाशय की बात करें तो अंडाशय से अंड निकलता है, और अंडाशय जो होता है वहाँ में कार्पस ल्यूटियम बनती है जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करती है, जो निषेचित अंडाणु को गर्भाशय में स्थापित करने में सहायता करती है। अगला देखिए, आवर्त चक्र। आवर्त चक्र क्या है, आवर्त चक्र का कौन से हार्मोन के द्वारा नियमन होता है, ये भी आप लोगों को बताना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। हमारे समाज में पुत्रियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है, बताएं कि यह क्यों सही नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, लाजवाब एकदम। अब लघु की तरफ चलते हैं। यौवना आरंभ क्या है, लड़कियों और लड़कों में होने वाले परिवर्तन लिखो। अगला है दूसरा, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष भ्रूणीय विकास क्या है, इनके उदाहरण दीजिए। देखिए आप लोगों के लिए बनाए हैं तो आप इनको याद करके जोड़ जाना, अच्छे हैं ये। अगला है, क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है, यदि हाँ तो क्यों, ये भी प्रश्न आपको बताना है। अगला है, अपरा क्या है, इसके प्रमुख कार्य लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। अगला है पांचवा, शुक्राणु जनन एवं वीर सेचन की परिभाषा लिखिए। तो देखो वैसे तो आप सभी लोगों को ये मॉडल में मिल जाएंगे, ठीक है, अगर जो मॉडल में ना मिले तो वो मुझे बता देना, मैं आपको इसके क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। अगला है, पुरुष की सहायक नलिकाओं एवं ग्रंथियों के प्रमुख कार्य लिखिए, लेकिन आपको याद सभी करके आने, एक भी छोड़ना नहीं है गलती से भी। जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण हैं, जनसंख्या वृद्धि पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, 5 नंबर में खूब पूछे जा रहे हैं ये वाले। वंध्य दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली कुछ विधियों के नाम बताइए। तो वो ZIFT, GIFT, ICSI, AI, इस तरीके से मैंने पढ़ा रखी है ये। और लास्ट है, शुक्राणु जनन क्या है, संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन करो, अथवा दूसरा क्या है, अंड जनन। देखो या तो शुक्राणु जनन आएगा या अंड जनन आएगा, इन दोनों में से कोई ना कोई तो पूछा ही जाएगा, ठीक है। और एक चीज और मैं बता रहा हूँ, अगर पेपर में ये ना आए तो और मैं 2 बता रहा हूँ, स्त्री जनतंत्र का वर्णन या पुरुष जनतंत्र का वर्णन, इन दोनों में से भी कोई ना कोई पूछा जा सकता है, तो उन्हें भी आप प्रैक्टिस करके जोड़ जाना। अब हम चलते हैं यूनिट तीसरी पर। तीसरी यूनिट के बारे में हम बताने वाले हैं आप लोगों को, और ये यूनिट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में जो यूनिट ये वाली आती है वो आपके 18 नंबर में आती है। तो अगर आप लोगों को 18 नंबर चाहिए तो आप देखिए, ठीक है। तो वो पहला है, यदि एक विषम युग्मजीव लंबे पादप का एक समयुग्मजीव बौने पौधे के साथ क्रॉस कराया जाए तो बौने पौधे का परसेंटेज क्या होगा, तो आपका आंसर आएगा 50%। अगला है दूसरा, मेंडल के एक गुण प्रसंकरण में कौन सी पीढ़ी हमेशा विषम युग्मजीव होती है, तो बता देना F1 पीढ़ी, जिसको प्रथम संतानीय पीढ़ी बोल देते हैं। अगला है, टर्नर सिंड्रोम के लिए निम्न में से कौन सा संकेत सही है, तो देखो ये वाला AAXO, ये टर्नर सिंड्रोम के लिए है, और पहला वाला ये क्लाइंडेफिल्टर सिंड्रोम के लिए है, ठीक है। अगला है, हरगोविंद खुराना जाने जाते हैं, तो ये जाने जाते हैं प्रोटीन संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, संतान को पिता से कितने जीन्स मिलते हैं, तो बताएंगे 50% जीन्स मिलते हैं। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की। डाउन सिंड्रोम काय गुणसूत्रों के किस जोड़े में एक गुणसूत्र बढ़ने से होता है, तो बताएंगे 21वें जोड़ी में एक गुणसूत्र बढ़ने के कारण होता है, ठीक है। अगला है,
मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चयन किया था? तो बताएंगे 7 जोड़ी। कितने जोड़ी थे? 7 जोड़ी तो थे, ठीक है। फिर किन्हीं दो दो लक्षणों के नाम बताओ, तो बता देना पौधे का लंबापन और बौनापन, बीज का गोल और झुर्रीदार। हो गए। अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो बता दो ना, ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। ये भी कोई छोटी मोटी बातें भी मुझे बतानी पड़ेंगी? हद होती है यार सब याद करा करो। आओ आगे बढ़ते हैं। बैक क्रॉस किसे कहते हैं? ये आपको बताना है कि जब A1 पीढ़ी का किसी भी जनक के साथ संकरण कराते हैं तो बैक क्रॉस कहते हैं। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर, ये पढ़ के जाना। बिंदु उत्परिवर्तन क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी आप करके जाना, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है डीएनए आरएनए में अंतर। देखो आपने बायोलॉजी पढ़ी, डीएनए आरएनए में अंतर नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा आपने। अगला है अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी करो। अच्छा प्रश्न है। कोई भी बच्चा वर्णांत पैदा नहीं हुआ जबकि उनके पिता वर्णांत थे, कारण सहित समझाओ। बस कुछ नहीं करना, पिता को ले लेना वर्णांत और माता जो है इनकी सामान्य कर देना, फिर क्रॉस करा के देखेंगे आपको आंसर सामने मिल जाएगा। प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर स्पष्ट करो। सह प्रभाविता पर टिप्पणी करो। ये इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं ये बार बार लगातार पूछे जा रहे हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न। समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में अंतर। एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए। अगला है अनुवांशिकी में मार्गन का क्या योगदान है, ठीक है, वो बताओ। मेंडल के टेस्ट क्रॉस को चित्र के द्वारा बताओ। पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, स्पष्ट करो। बहुत अच्छे प्रश्न है ये। और हमारे लॉन्ग आंसर की तरफ चलते हैं। मेंडल का पृथक्करण क्या है ये बताना है आप लोगों को, उदाहरण सहित, ठीक है। फिर मेंडल के स्वतंत्र अभिव्यूहन के नियम के बारे में बताना है। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है ये बताना है। और AB और रुधिर वर्ग की विवेचना किस प्रकार की जाती है आपको ये बताना है। अच्छा प्रश्न थे इसमें और आप लोगों को ये याद करके ज़रूर जाने चाहिए, क्योंकि बहुत एक भी प्रश्न इसमें मुझे ऐसा नहीं लग रहा जो एक भी फालतू का हो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट टेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। अगला टेक्स्ट जो हमारा है वो रोग से संबंधित है और मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे आपको। पहला है यक्ष्मा में कौन सा टीका लगाया जाता है, तो बताएंगे BCG का टीका। फिर है चिकनगुनिया वायरस का वाहक कौन सा है, तो बताएंगे आप एडिस मच्छर है, ठीक है। कौन सा जीवाणु जनित मानव रोग है, तो मानव में सिफिलिस होता है जीवाणु के द्वारा। एडिस एजिप्टाई मच्छर वाहक होता है डेंगू का। निंद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है, तो बताएंगे ट्रिप्नोसोमा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राथमिक व द्वितीयक लसिका अंगों के नाम बताइए। वायरस से होने वाले 4 रोगों के नाम बताइए। वे कौन कौन से विभिन्न रास्ते हैं जिनके द्वारा मानव में प्रतिरक्षा न्यूनता वायरस, जिसको HIV का वायरस बोलते हैं, संचरित होता है। प्रश्न नंबर चौथा। यदि मानव शरीर से थाइमस ग्रंथि निकाल दी जाए तो उसके प्रतिरोधी संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगला प्रश्न। मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं किन्हें कहते हैं, तो बता देना WBC को बोलते हैं। और WBC कौन सी? लिम्फोसाइट, ठीक है। अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं। कौन से विभिन्न जन स्वास्थ्य उपाय हैं जिन्हें आप संक्रामक रोगों के विरुद्ध रक्षा उपाय के रूप में सुझा सकते हैं। अच्छा प्रश्न है ये वाला, मैंने सब पढ़ा रखे हैं। रोगों की रोकथाम के लिए आप क्या उपाय अपनाएंगे, एक ये वाला प्रश्न है, अच्छा है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। DNA वैक्सीन के संदर्भ में उपयुक्त जीन के अर्थ के बारे में अपने अध्यापक से चर्चा कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है। सहज प्रतिरक्षा उपार्जित प्रतिरक्षा में क्या अंतर है। सामान्य कोशिका और कैंसर कोशिका किस प्रकार भिन्न है, ये बहुत पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। अगला है जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रण करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है, ये भी अच्छा प्रश्न है। कुछ फुल फॉर्म दे रखी हैं। MALT फुल फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म दे रखी है, फुल फॉर्म निकालनी है। MALT, CMI, एड्स, HIV, नाको, फुल फॉर्म बतानी है। अगला है सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर, मोस्ट इंपोर्टेंट है।
चौथा, एल्कोहल ड्रग्स के द्वारा होने वाले कुप्रयोग के हानिकारक प्रभावों की सूची बनाइए। देखो मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे आपको क्वेश्चंस देने हैं, बहुत सारी मुझे सीट करानी है, ठीक है। लेकिन आप वीडियो को पॉज करके, मतलब वीडियो को रोक रोक कर आप देख सकते हैं और अपने कॉपी में लिखकर इनके आंसरों को सॉल्व करना है आपको, ठीक है। मैं वीडियो स्पीड इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसा क्यों है कि जब कोई व्यक्ति अल्कोहल या ड्रग लेना शुरू कर देता है तो उस आदत से छुटकारा पाना कठिन होता है? आइए अब चलते हैं दीर्घ उत्तर प्रश्न के ऊपर। वह कौन सी क्रिया है जिसमें एड्स विषाणु संक्रमित व्यक्ति के प्रतिरक्षा तंत्र में कमी आती है? या फिर एड्स द्वारा उत्पन्न लक्षण, उपचार और बचाव के बारे में बताइए। दूसरा है मलेरिया रोग के रोग कारक रोग वाहक का नाम लिखिए, उनके लक्षण एवं निदान बताइए। लास्ट है आपके विचार से किशोरों को अल्कोहल या ड्रग के सेवन के लिए क्या प्रेरित करता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? इस तरीके से जो हमारे पास यहाँ पर दे रखे हैं क्वेश्चंस हमने करते चलने हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि बहुत सारे में पूरी बायोलॉजी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं 5-6 टेस्टों में मैं आपको ख़त्म कर दूंगा इन सभी बायोलॉजी को। अगर आप इन सभी टेस्टों को करके जाते हैं तो आपको फिर को और कुछ करने की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और देखो नेक्स्ट हमारे पास एक और बायोलॉजी का टेस्ट है। यहाँ पर आप क्या काम कर सकते हैं, इस वाले का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को सॉल्व करा दे रहा हूँ। देखिए जैसे कि ये वाला आपके लिए नया है कि निम्न में से कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता है, मतलब ओ ब्लड ग्रुप को सार्वत्रिक दाता बोलते हैं, किसी को भी दे सकता है। और एक ये वाला mRNA का निर्माण कहाँ होता है तो बताएंगे केंद्रक में, ठीक है। और देखो समयुग्मजीव विषमयुग्मजीव में अंतर। और ये वाला प्रश्न आपके लिए नया होगा, ये वाला आपको पहले वाले टेस्ट में नहीं था, ठीक है। ये वाला यदि डीएनए के एक रज्जु के उदाहरण के अनुक्रम में AC GC AT GC AT GC दे रखे हैं तो 5' से 3' की दिशा में लिखो। एक ये वाला है पुनरावर्ती डीएनए अनुषंगी डीएनए में अंतर, एक आपको ये करके जाना है। ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं करना, ठीक। और ये वाला नहीं करना आपको। और आपके लिए एक और कौन से इम्पोर्टेंट हैं, देखो हाँ ये वाला करके जाना है आपको, मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना क्यों कहते हैं। एक ये इम्पोर्टेंट है, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में धुआंधार पूछा जा रहा है। मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम 5-5 नंबर में ये ऐसे प्यार से देखने को मिलेंगे आपको। और एक ये वाला न्यूक्लिक अम्ल की परिभाषा लिखिए, वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रतिपादन डीएनए मॉडल की संरचना का वर्णन करो। ये भी आपके एग्जाम में खूब पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जो जो इंपोर्टेंट है मैं आपको बताता चल रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए आगे और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दे रखा है चिकनगुनिया रोग का संचरण किसके द्वारा होता है तो आप बता सकते हैं एडीज मच्छर के द्वारा। अफीम से प्राप्त मॉर्फिन जो होती है वो क्या होती है तो बताएंगे एक प्रकार का एल्गिलॉइड होता है। और निम्न में से कौन सा लाभदायक कीट है तो बताएंगे बॉम्बिक्स, क्योंकि इससे रेशम कीट बनता है। बायोगैस उत्पन्न होती है वो होती है आर्की बैक्टीरिया के माध्यम से। रुधिर में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए प्रयुक्त स्टेटिन प्राप्त किया जाता है तो बताएंगे मोनास्कस परप्यूरियस से। इसमें मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव जो चैप्टर है उससे संबंधित क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, जैसे स्वीस पनीर में बड़े बड़े छिद्र क्यों होते हैं, फाइलेरिया रोग के कारक और वाहक का जंतु वैज्ञानिक नाम बताओ, अच्छा प्रश्न है। अमीबिता, मलेरिया, एस्केरिस्ता, निमोनिया रोग का संचरण कैसे होता है, संचरण का मतलब ये बीमारी कैसे फैलती है बताइए। अगला ये वाला करके जाना तो मैं सूक्ष्म जीवों का प्रयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में भी किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए, प्रश्न अच्छा है ये वाला भी। अगला वाहित मल से आप क्या समझते हैं, वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार हानिप्रद है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चंस भी। अगला आपको पता ही होगा, ये तो इम्पोर्टेंट है ये, सहज प्रतिरक्षा निष्क्रिय प्रतिरक्षा, मलेरिया रोग। और ये वाला प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक के बारे में बताना है आपको। जैव उर्वरक क्या है, मृदा की उर्वरता के लिए किस प्रकार लाभप्रद हैं, यह रासायनिक उर्वरकों से उत्तम क्यों माने जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को, कोई भी चीज़ मैंने फालतू नहीं पढ़ाई आपको। आइए अल्कोहल ड्रग्स लेने के दुरुपयोग पर टिप्पणी करो।
मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव की भूमिका का संक्षेप में वर्णन कीजिए। डेंगू हो गया, फाइलेरिया बीमारी हो गई, फाइलेरिया को हाथी पांव भी बोलते हैं, इनकी भी आप रोग के बारे में बता सकते हैं। तो इस तरीके से आज आपने देखा कि कितने इम्पोर्टेंट्स वीडियो के माध्यम से हमने क्वेश्चन आंसर किए हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक करके चले आना, ठीक है। लेकिन मैं आपसे बस ये कहूँगा कि जो आपका 2022 हो या 2023 हो या 24 हो, जब जब बायोलॉजी का कोई एग्ज़ाम आएगा तो ये जो टेस्ट हैं आपके लिए रामबाण हैं, और यही वो टेस्ट हैं जिन्हें करके आपको लास्ट टाइम में जाना है। अगर आप इनको करके गए तो यकीन मानिए आपके 90 से ऊपर ही नंबर आएंगे, उससे कम तो नहीं आ सकते। तो देखिए, मैंने आप लोगों के लिए स्टडी टिप्स बना रखी है, उन्हें आप देखकर जाइएगा। उसके साथ साथ मैंने बायोलॉजी की कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डाल रखे हैं, उन्हें भी आप देखकर जा सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।